चलो, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो फिर से एक बार सेम टाइम सेम जूम की लिंक, फिर से एक बार हम यहाँ पे हैं। आप सब लोग जानते ही है कि अभी जो है हमने 10th के बोर्ड के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए बहुत एफर्ट्स लिए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें धप्पा दे दिया। और क्या हुआ, कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है, कुछ लोग टेंशन में, मतलब जिन्होंने जी जान से पढ़ा था वो थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि नहीं यार, मुझे खुद को प्रूव करने की एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन सारी एग्जाम कैंसिल हो गई तो वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गई। ये आपको अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दी है, देखो डबल दी है कि क्या करो, इस टाइम को यूटिलाइज करो। और इस टाइम को यूटिलाइज करके जो आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस होने वाली है, जेडब्ल्यू है इंजीनियरिंग के लिए, या फिर एमबीबीएस मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो नीट है, उसके लिए ये टाइम यूटिलाइज करो एंड उसको टैकल करो, तो उस पार्ट में कन्वर्ट करो। कुछ लोग है खुश है, ऐसे ही थोड़ा सा धक धुक था, हुआ है नहीं हुआ है, अच्छा हो गया एग्जाम नहीं, मतलब अभी का टेंशन टला। लेकिन देखो देखो बेटा, ये टेंशन टला नहीं है, ये टेंशन आगे आने वाला है, मतलब आगे बहुत बड़ी बला आपकी वेट कर रही है। नीट एंड जेई बोल के, उसके लिए आपको अगर प्रिपेयर होना है तो रेस्ट लेके नहीं चलेगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी वर्क शुरू किया है, जो साल भर 4 महीने से है ना सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, बाकी सब बंद था, अभी फील कर रहे हैं कि नहीं थोड़ा रिलैक्स है तो थोड़ा शुरू कर देते। अच्छी बात है, सोशल टच में होना चाहिए, नो इश्यू इन दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलैक्स होना है, इसका मतलब ये है कि सब लोग सो रहे हैं तब हमें क्या करना है, जागना है, पढ़ना है, भागना है एंड अचीव करना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है कि हम 10 की और 10 तक की जितनी बेसिक कंसेप्चुअल बातें थी रिलेटेड टू फिजिक्स, उनको टच कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में कल से हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन की बात स्टार्ट की थी, जो कैलकुलेशन सबको आते हैं, मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया था, वही आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल शिफ्टिंग एंड जो भी 10 की पावर होती है उनके सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हम देख रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे जो कैलकुलेशन है अब तक 10 तक इतना उनका यूज नहीं था तो जितनी रिक्वायर्ड है उतनी प्रॉपर प्रैक्टिस उनकी शायद नहीं हुई थी, या फिर हुई होगी तो और अच्छी बात है। कुछ चैंपियंस थे, कल हमने देखा, मेरे से पहले उनके आंसर्स आ रहे थे, ठीक है, आज भी वही होने वाला है, मेरे से पहले वो आंसर देंगे, आई नो दैट, लेकिन बाकी सब लोगों को हम वहां तक लेके जाने वाले, ये आना ही चाहिए, इसको एक्सक्यूज ही नहीं है, ठीक है। फिजिक्स तो अपन कभी भी कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए ये कैलकुलेशन की जो बात है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके साइमल्टेनियसली हम जो कंसेप्चुअल बातें उनको भी मतलब डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन ग्रेविटेशन का शुरू था, दोनों बातें अपन पैरेलल में डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर छोड़ के। उससे पहले अगर याद है, जो लोग थे पहले से उनको मालूम है, हम ग्रेविटेशन डिस्कस कर रहे थे। स्टार्ट में न्यूटन देखा, फिर बहुत सारे विक्रम साराभाई, होमी भाभा, देन उसके बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, है ना। एटम बॉम्ब कैसे बना, हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है, कितने लोगों के पास है, ये हमारे फिजिक्स में है बेटा, इसलिए फिजिक्स पढ़ना है कि वर्ल्ड की जो सबसे एनर्जेटिक, सबसे पावरफुल वेपन्स है वो बनते कैसे, उनका मैकेनिज्म क्या है, वो किसके पास है, ये सारी बातें हमें फिजिक्स में पढ़नी है। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था कि फिजिक्स मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज के पॉइंट में जो है हम फिर से बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर आने वाले हैं, और उसके साथ मुझे और एक पॉइंट है जो हमारे टॉपिक का पेंडिंग था उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है, दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब ये केपलर कौन है, ये कोई बाबा संत वगैरह तो नहीं होंगे, है ना। ये कौन होंगे, डेफिनेटली फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, मैं इतनी मेहनत से बोर्ड पे नाम लिख रहा हूं, मतलब ये साइंटिस्ट ही होंगे। तो जॉन्स केपलर एक साइंटिस्ट था जिसने कुछ लॉ एक्सप्लेन किए जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। अब ये जॉन्स केपलर की जो लॉ है वो एकदम सिंपल है, देखो 3 लॉ है, सबको आते, सबने रट्टा मार के रखा था, सबको मालूम भी है, आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम कमेंट सेक्शन आल्सो, वेरी गुड। जॉन्स केपलर के केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एक्सेलेंट आंसर, वेरी गुड। तीनों के तीनों लॉ मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, इतना फास्ट मतलब वर्क चल रहा है, देखो हमारे चैंपियंस किस लेवल तक पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये केपलर्स लॉज पढ़ने, लेकिन ऐसे डायरेक्ट केपलर्स लॉ आएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा इसे रटा हुआ लगेगा कि है दिया है पढ़ रहे, हाँ फर्स्ट लॉ एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, ऐसे कुछ खास मजा नहीं आएगा। लेकिन ये प्लैनेटरी मोशन के केपलर ने लॉ जो बोले, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते बेटा। अब बेसिकली बातें क्या है कि ये सारा जो हम यहाँ पे फिजिक्स में, साइंस में जो बातें पढ़ रही है, हमें मालूम है, और कोई ना कोई व्हाट्सएप पे इधर उधर हमें समझ में आता है कि क्या होता है कि बेसिकली हमारे सराउंडिंग में जितने भी इन्वेंशन साइंस में हम देख रहे हैं वो पहले इंडियन कल्चर में हो चुके हैं, वो बातें इंडियन कल्चर में पहले से प्रेजेंट है, ये हम मानते भी है, हमें मालूम भी है, इधर उधर से व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट हो गए भी तो भी हमारा कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो बेसिकली यूरोपियन साइंस। तो हमें क्या करना है, इनके व्यू से, इनके नजरिए से सारी बातें देखनी है। तो हुआ क्या था बेटा, देखो आपको मालूम होगा कि हम जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं, ध्यान में रखो,
जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं, मतलब एक डेफिनेशन है मेरे पास, कौन सी बुक की ऑथर मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे बोला है कि फिजिक्स मतलब क्या है, फिजिक्स मतलब एनीथिंग which was explained by Aristotle, later proved by Galileo, कि वो पूरा फेक था, एंड जो गैलीलियो ने प्रूव किया वो न्यूटन ने थोड़ा कंस्ट्रक्ट किया और हमारे सामने फेंक दिया, दैट इज फिजिक्स। इतना ही है, ठीक है। मतलब कोई भी सेक्शन है, कोई भी टॉपिक है, तो उसका जो मैकेनिज्म है ऐसे ही है। सबसे पहले वो बात थी, एरिस्टोटल एक्सप्लेन कर रहा था, एरिस्टोटल ने जो बात एक्सप्लेन कर दी थी, फिर गैलीलियो ने प्रूव किया कि अरे एरिस्टोटल तो उसको गलत बोला था और वो रॉन्ग हो गई है, उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड रिजेक्ट करने के बाद जो डेटा फॉर्मुलेट किया गैलीलियो ने, उसको ध्यान से पढ़ा हमारे सर आइजैक न्यूटन, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ने, एंड हमारे सामने एकदम सिंपल तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इस तरह से हमारा साइंस यानी हमारा फिजिक्स डेवलप हो चुका है। तो क्या है, देखो थोड़ा सा यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री मतलब फिजिक्स का मतलब फिजिक्स सराउंडिंग है, एंड सराउंडिंग जो है वो हमारी हिस्ट्री से ही बनती है, लेकिन इसलिए हमें हिस्ट्री से इसको कनेक्ट रखना ही है। जॉन केपलर ने जो प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन बोले, देखो तो बेसिकली इसने जो भी बोला है ये इसने खुद ऑब्जर्व नहीं किया था। ध्यान से सुने मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं। जो भी इसने 3 लॉ में बोला है, ये इसका ऑब्जर्वेशन नहीं था खुद का, ये वर्क कर रहा था एक एकदम रिनाउंड साइंटिस्ट है टाइको ब्राहे, इनके साथ। कौन था? टाइको ब्राहे। तो टाइको ब्राहे के जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस थे, ये 15-16 सेंचुरी की बात है, इतने एक्सलेंट थे कि आज तक वही हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि टाइको ब्राहे ने जो लाइफ टाइम में वर्क किया था, जो सारी बातें ऑब्जर्व की थी, उन्होंने बस रिकॉर्ड करके रखी थी, जो हमारे जैसे सामान्य आदमी, कॉमन लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। मतलब उन्होंने पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर दी, एक एक पॉइंट उठ लो जेवा लगे लो, इस तरह से हर एक प्लेनेट की हर एक बातें डिटेल में लिख के रखी थी। उसको पढ़ना मतलब हमें भी 5-10 साल वहां पे देना पड़ता था, लेकिन पॉसिबल नहीं है एक कंसेप्ट स्टडी करने के लिए इतना टाइम देने का। ये बात समझ में आ गई हमारे केपलर को। ये केपलर तो उनके एकदम होनहार स्टूडेंट थे, किसके? टाइको ब्राहे के। फिर ये केपलर ने क्या किया, टाइको ब्राहे ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे ये उनको देख रहा था, उन्होंने जो नोट डाउन किया था ये इसको पढ़ रहा था, देख देख के पढ़ पढ़ के सारी बातें उसने क्या की, स्टडी कर ली, समझ ली, और उसने समझा कि अभी नीड क्या है। अभी नीड ये है कि ये सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, ये 3 लॉ के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। वो कौन से लॉ है हम उसके ऊपर आने वाले। अब जो बातें टाइको ब्राहे ने एक्सप्लेन की थी वो क्या थी, वही है जो केपलर ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन उससे भी पहले, केपलर से भी पहले ये सारे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ये बातें दिमाग में आ गई थी कोपरनिकस की। अब कोपरनिकस ने जो बात बोली थी वो एकदम इंटरेस्टिंग थी। क्या बोला था मैं इसके ऊपर आने वाला हूं। और जो बात कोपरनिकस ने बोली थी उसमें थोड़ा करेक्शन टाइको ब्राहे ने किया था, और वही करेक्शन करके एकदम सिंपल फॉर्मेट में हमारे सामने केपलर लेके आता। अब कोपरनिकस को मतलब इंस्पिरेशन कहां से मिला कि चलो ऐसे देखते हैं सन कहां पे जा रहा है, अर्थ क्या पे जा रही है, कौन किधर घूमता है ना, इसके ऊपर वॉच रखते, उसके ऊपर वॉच रखते, उसको कुछ काम धंधे नहीं थे क्या। तो कोपरनिकस के दिमाग में आइडिया कहां से आ गई, तो उसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा गैलीलियो के पास। एंड जहां पे गैलीलियो आता है, मग विशेष समझो, ठीक है ना। गैलीलियो गैलीलियो था एकदम भारी, विशेष नव्हता गैलीलियोचा। क्यों विषय नव्हता मालूम है? उसके टाइम में जो था, मतलब ऐसी कंडीशन है, देखो जैसे मतलब कोई भी पर्सनल मत लो बेटा, मैं कोई कास्ट या फिर रिलीजन इस रिलेटेड में कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बस पार्श्वभूमि जो है, बैकग्राउंड जो है गैलीलियो की, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या है कि जो हमारा वर्ड होता है, वर्ड मैप तो मुझे एग्जैक्टली आता नहीं है, लेकिन इस तरह से हमारा ये वर्ड है, ये चाइना है, इधर ये रशिया है, इधर आके यूरोपियन कंट्री है, इधर ये यूके है, फिर ये ओमान विमान, इधर वो, ठीक है, ऐसे सुएज कालवा और ऐसे कुछ तो है। तो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है वर्ल्ड को, इधर का पोर्शन, इधर का पोर्शन। ये अमेरिका को छोड़ दो, वो था ही नहीं, उस कंपटीशन में नहीं थे तब तक, इसलिए उनको कंसीडर नहीं कर रहे। तो कंडीशन क्या थी, देखो इधर के रीजन के जो लोग थे टिल 15th ऑफ सेंचुरी, 15th सेंचुरी तक इधर के लोगों को साइंस से रिलेटेड कुछ लेना देना नहीं था। उनके लिए उनका जो रिलीजन था, जैसे हमारी तरफ आज की डेट में, वही सब कुछ था, और वो रिलीजन से रिलेटेड सोचते थे, उसके पीछे बोल पढ़ते थे, कुछ जो नेचुरल फिनोमेना ऑब्जर्व करना नहीं, साइंटिफिक व्यू नहीं, कुछ भी नहीं, और वो वही तरीके से उनका ही फॉलो कर रहे थे और आपस में झगड़े कर रहे थे। तब इस रीजन में हम जो है, हम मतलब ये पूरा रशिया, चाइना, मंगोलिया एंड अरेबियन कंट्रीज जो है एकदम सुपर, थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है। और बहुत सारे सालों तक 1000 2000 2500 ईयर्स तक यही सारी बातें चल रही थी। तो उसी टाइम में ये बात हो रही है कि ये गैलीलियो था, और गैलीलियो ने क्या किया, वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस किया। उस टाइम में इधर वाले जो लोग थे, उन्होंने बोला था
कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है। अर्थ क्या है? फ्लैट है। एक मिनट बस बेटा, एक बच्चा लेक्चर ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, उसको लिंक भेजता हूं। हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट है। फ्लैट है मतलब सपाट है, ऐसे चलते चलते जाएंगे तो आगे जाके गिर जाएंगे, ऐसे बोला था। और क्या हो रहा था, एक बात ऐसे बोली थी और दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि क्या होता है, देखो ठीक है, दूसरी बात ऐसे बोली थी कि क्या होता है कि हमारी अर्थ स्टेबल है। ये यूनिवर्स जो है क्या, वो हमारे लिए बना है, हम राजा है, हमारी अर्थ है, अर्थ के लिए सारे इधर उधर घूमते हैं। सन भी है ना, हमने काम को लगाया है, वो मॉर्निंग में यहां से निकलता है एंड इवनिंग में इधर जाता है। ये बातें वो लोगों को बोल रहे थे, कौन? जो उनके रिलीजियस चीफ थे वो। अब कौन सा रिलीजन, कौन से चीफ, मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है, वो आपको मालूम है, ठीक है। तो ये जो रिलीजियस चीफ है, ये बातें, बहुत सारी बातें बोल रहे थे, लेकिन ये दो बातें के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं कि अर्थ फ्लैट है एंड सन जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, ऐसे लोगों को बोलते थे। इसके साथ और कुछ बातें जो प्रैक्टिकली नहीं है उनको भी वो एक्सप्लेन करते थे। लेकिन ये गैलीलियो गैलीली था जिसने एरिस्टोटल के सारे कंसेप्ट को स्टडी करके बोला कि नहीं, एरिस्टोटल ने ऐसे बोला, ऐसे तो नहीं है, मतलब इसमें करेक्शन करना चाहिए। जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, हाथी कुत्ता फेंक दिया। एरिस्टोटल बोलता है दोनों साथ में नहीं आएंगे, गैलीलियो बोलता है साथ में आएंगे, बेटा ध्यान से देखो, ठीक है। इस तरह से वो करेक्शन कर रहा था। वो करेक्शन करते करते टाइम गैलीलियो ने क्या किया, सबसे एडवांस टेलीस्कोप बना दिया। आपको हमारी सोलर सिस्टम मालूम होगी, क्या है सोलर सिस्टम में? मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून एंड डॉर्फ वाला प्लेनेट। इसमें से एक दो अगर छोड़ेंगे तो बाकी सारे प्लैनेट्स की डिस्कवरी गैलीलियो ने कर दी। वो टेलीस्कोप इतनी भारी बनाई थी एंड ये टेलीस्कोप का ऑब्जर्वेशन करते करते वो देख रहा था कि ये मर्क्यूरी है, ये विनस है, ये मार्स है, इनका कुछ तो चल रहा है। तो क्या चल रहा है, ये ऑब्जर्व करते करते उसने बहुत दिन लगा दिए और फिर उसको समझ में आ गया कि सन हमारे सराउंडिंग में नहीं घूम रहा है, हम सन के सराउंडिंग में घूम रहे हैं। फिर वो कंक्लूजन पे आ रहा है, अर्थ अर्थ फ्लैट नहीं है, जाके गिरेंगे नहीं हम कहीं पे। अर्थ जो है वो गोल है, स्पेरिकल है, जहां से निकलेंगे वहीं पे आएंगे एक ना एक दिन। ये बातें सबसे पहले गैलीलियो ने प्रूव कर दी थी और इसलिए उसको जो है लाइफ में मतलब जिंदा जलाने की सजा भी दी गई थी। और वहां पे आगे क्या हुआ हमें उसमें नहीं पढ़ना है, मतलब ये केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इस रिलेटेड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने बोला था कि प्लैनेट अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व होते हैं। कोपरनिकस का कुछ ऐसा बोलना था, कैसा बोलना था कोपरनिकस का, कि सन सेंटर में है एंड सारे प्लैनेट जो है वो स्फीयर, डिफरेंट रेडियस के स्फीयर बना रहे एंड उस स्फीयर के सरकमफेरेंस के अलोंग मूव हो रहा है। यानी इन शॉर्ट कोपरनिकस ने बोला था प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इनटू सर्कुलर ऑर्बिट। टाइको ब्राहे ऑब्जर्व करके बोलता है कि थोड़ा करेक्शन कर लो कोपरनिकस, थोड़ा करेक्शन कर लो, क्योंकि उनके जो है ऑर्बिट्स जो है वो सर्कुलर नहीं है, कैसे है, इलिप्टिकल है। एंड यही बातें केपलर हमारे सामने एकदम भारी स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्लेन करता है, जिसमें फर्स्ट लॉ आता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कितना मजा आ गया देखो। अगर मैं डायरेक्टली ये तीन लॉ के स्टेटमेंट बोल देता, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आता, न्यूमेरिकल शुरू करते, हमारा काम हो जाता, लेकिन वो टेम्पररी हो जाता। लेकिन जो बातें मैंने अभी एक्सप्लेन की है उसमें क्या हो गया, हमने हमारे पास से कई से उसको कनेक्ट कर दिया। मतलब ब्रेन का एक पार्ट होता है जो सिर्फ इंटरेस्टिंग चीजों के लिए जगता है ना, तो वो जग गया और आपके केपलर तक आप आ गए। अब इसके लॉ रिमेंबर करना वो एकदम इजी टास्क है। ये क्या बोल रहा है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इनटू एन elliptical orbit, into an elliptical orbit where sun is situated at one of the foci, मतलब हर एक प्लैनेट जो है इस तरह से ये इलिप्टिकल पाथ के अलोंग मूव करते हैं। अब ये फोकाई क्या है, इलिप्स पैराबोला क्या है ना, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है ना। मैथमेटिकल टूल बोल के मैं एक टॉपिक ही लेने वाला हूं स्टार्ट में, जिसमें सारे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ग्राफ की नेचर हो, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, उसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे एक फोकस पे सन है एंड इस पाथ के ऊपर हर एक प्लेनेट क्या करता है, रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। एंड ये रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने का जो पीरियोडिक टाइम है हर एक प्लेनेट का अलग है। हमारा खुद का 365 डेज है जो 1 ईयर है, वही अगर यूरेनियस नेपच्यून पे जाएंगे तो उनको 166 188 ईयर्स लगते हैं एक चक्कर मारने के लिए, जिसमें हमारे अर्थ पे लोग 3 बार ऊपर जाके नीचे आते हैं। समझ में आ रहा है ना।
उतने टाइम में वो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उनका ऑर्बिट डिफरेंट है। ये फर्स्ट केपलर का लॉ हो गया। सेकंड लॉ में वो कुछ तरह से ये बातें एक्सप्लेन करता है कि कोई भी प्लैनेट अगर ए से बी निकल रहा है, इन दोनों को अगर सन के पोजीशन से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो भी एरिया कवर होगा उतने टाइम में कोई भी पोजीशन ले लो, दो वाली ए डैश एंड बी डैश, टाइम अगर सेम है तो वहां पे एरिया सेम होगा। जैसे कि ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो गिवन टाइम इंटरवल में ये दोनों एरिया मस्ट बी सेम। और इसका स्टेटमेंट ऐसा है कि इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं मैं, A1 इक्वल्स टू A2 लिखा, मतलब टाइम इंटरवल अगर इक्वल है तो वहां पे जो एरिया कवर होगा वो भी सेम रहेगा। ये दोनों तो बस बोलने के लिए है, थ्योरेटिकल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केपलर का लॉ है दैट इज अबाउट पीरियोडिक टाइम, और जो एक्सप्लेन करता है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मतलब हमारा अर्थ का सन से कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें सन के सराउंडिंग में एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, और वो गिवन बाय रिलेशन, ये रिलेशन से हम कैलकुलेट करते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका स्टेटमेंट इस तरह से है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या, कि वही ये इलिप्स है ना, यहाँ पे सन है, यहाँ पे ये दो एक्सिस होंगे, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, बड़ा है मतलब मेजर, मेजर का आधा मतलब सेमी मेजर, तो ये आर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली सन का है एंड अर्थ का डिस्टेंस, मतलब ये आर हमारा कंसीडरेशन होता है। तो टी स्क्वायर बनता है प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इस तरह से जो सन के एकदम क्लोज है उनका आर कम है, इसलिए उनका टी कम है ना, मेरी जरूरतें कम है, इसलिए आपको मालूम फिर आगे क्या है। उसी तरह की सिचुएशन ये प्लेनेट की, जैसे मर्क्यूरी सन के बहुत क्लोज है, उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कुछ तो 188 डेज लगते हैं, आई थिंक सो, एक बार देख लो, क्या है ज्योग्राफी का पार्ट है कि 166 डेज में वो पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है, हमको 365 लग रहा है क्योंकि हम दूर है। एंड आपको मालूम होगा कि सोलर सिस्टम में आपकी अरेंजमेंट लय भारी झाली है, इस तरह से कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सुटेबल है, जो लाइफ को सर्वाइव कर सकता है। हे इलॉन मस्क सारखे येडे लोक येत है, दे आर प्लानिंग कि मार्स के ऊपर जाएंगे, वहां पे अपार्टमेंट बनाएंगे, वहां पे पार्टी करेंगे, वहां पे रहेंगे, ये प्लान चल रहा है, एग्जीक्यूट होने वाला है, इलॉन मस्क ने डिसाइड किया, मतलब कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कैसे होगा क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। आपको मालूम नहीं होगा, मालूम होगा तो और अच्छी बात है, हमारा आईएसएस है बेटा, आईएसएस हमारा मतलब नासा का है, ह्यूमन बीइंग का इसलिए हमारा ही बोलते हैं। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब हमने क्या किया है, एक स्पेस में घर बना के छोड़ दिया है, जैसे सैटेलाइट छोड़ा था ना परसों, वैसे ये आईएसएस अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है। एंड हम फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, जैसे हॉलीवुड मूवीज देखते हैं ना आप, इंटरस्टेलर है, कुछ मूवीज है, अगर टाइम मिला मैं बोलूंगा, हमारे टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखनी है बस, ठीक है ना, समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो और अच्छी बात है, ठीक है। इंटरस्टेलर जैसी मूवी है, वो कंसेप्ट लोगों के दिमाग में है पहले से, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। अब लेटेस्ट न्यूज आपको बोलता हूं कि लास्ट ईयर के जून जुलाई में हम बहुत परेशान थे ये कोरोना की वजह से, क्या करना होगा, लस वैक्सीन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और उसी बीच ये नासा, रशिया, यूरोपियन एजेंसी, इसरो, इनका ये चल रहा था कि इन्होंने क्या किया था, 4 बॉटनिस्ट को रॉकेट में बिठा दिया, परसों का रॉकेट था वैसे, लॉन्चिंग व्हीकल में सेंड कर दिया, और वो आईएसएस में उनको भेज दिया, और वो 4 लोग कौन थे, चारों के चारों बॉटनिस्ट थे। और वो बॉटनिस्ट क्यों भेजे, बॉटनिस्ट मतलब ज्यांना झाडांमधलं लय कळतं, दैट इज कॉल्ड एज बॉटनिस्ट। तो वो बॉटनिस्ट वहां पे गए और वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि मार्स पे जाएंगे या फिर मून पे जाएंगे, वहां पे एटमॉस्फेयर तो नहीं होगा, तो वैक्यूम में अगर प्लांट है उनको सरवाइव करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये मिशन के लिए उनको भेजा गया था। आई थिंक 6 महीने के बाद में वो अपना वर्क कंप्लीट करके नीचे आ गए। अब उन्होंने क्या किया, उनको क्या कंक्लूजन मिले, ये बातें तो वो बोलते नहीं है बेचारे, इतना खर्चा करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को डायरेक्टली फ्री में तो बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जितने हमारे सोर्सेस मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, पहले 2 स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये जो है हमें बहुत काम में आने वाला है, इसका यूज करके हम किसी भी प्लैनेट का, या फिर फ्यूचर में जाके ऐसे हो गया रजनीकांत ने सोचा और अर्थ को मतलब कुछ कर दिया, और अर्थ का सन का डिस्टेंस अगर चेंज हो गया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, फिजिक्स में सारी चीजों की पॉसिबिलिटी होती है ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, तो हो सकता है सन से हमारा डिस्टेंस बदल जाए, डिस्टेंस बदल जाएगा मतलब पीरियोडिक टाइम बदल जाएगा, पीरियोडिक टाइम बदला मतलब क्या है, हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा, तो हम इसके लिए भी प्रिपेयर्ड है। अगर डिस्टेंस बोला गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन जनरल एक क्वेश्चन दिया है कि सेपरेशन बिटवीन
अर्थ एंड सन ये पहले से हाफ हो गया। पहली बात तो ये है कि ये सेपरेशन हाफ हो गया तो टेम्परेचर इतना बढ़ेगा, आग आग होऊन जाईल, और बाद में क्या होगा आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन दिया है क्वेश्चन में, कुछ भी दे सकते हैं, फिजिक्स से इमेजिन करना है, और इमेजिनेशन के लिए हमें तो लिमिटेशंस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे R2 जो है सेकंड केस का डिस्टेंस, ये इनिशियल डिस्टेंस के हाफ है, ऐसे बोला है। तो अर्थ का पीरियोडिक टाइम कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। चलो चैंपियंस बहुत देर से वेट कर रहे थे कब न्यूमेरिकल आएगा और कब सॉल्व करेंगे। हाँ नेहा, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर बेटा। क्या आंसर से नेहा के? यस उदय, वेरी गुड। देवेश, गुड, वेरी गुड बेटा, अभी तक याद है, एक्सलेंट, ये काम फेल नहीं जाएगा। गणेश का आंसर 8T आ गया, टी का मतलब 1 ईयर लिया है, 8T तो नहीं आएगा बेटा, डिस्टेंस आधा हो गया मतलब 8 साल का हमारा ईयर होगा, ऐसे नहीं लगता है मुझे। चलो बाकी चैंपियंस क्यों रुके हो, चलो चलो जल्दी जल्दी लाइन लगाओ, गड़बड़ करो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या था, पहले का डिस्टेंस ऐसे ही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सेकंड में गड़बड़ी हो गई और ये डिस्टेंस r का r/2 बन गया। अब पहले केस में अब तक तो हमें मालूम है आपल्यासाठी तर वर्ष एकच है, मतलब 1 ईयर है, जो 365 डेज का है, हम डे नहीं लेंगे, 1 ईयर ले लेंगे। और बोला है कि ये डिस्टेंस आधा हो गया, अब T2 कितना होगा, T2 कितना होगा, क्वेश्चन मार्क आ गया। हम इसको यूज करेंगे, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का क्यूब। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, कैसे आ गया ये, ऐसे मैं कैसे लेके आता हूं इसे, कि मैं बोलता हूं कि फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस है मतलब T1 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाद में बोलूंगा सेकंड केस में क्या होगा, T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R2 का क्यूब, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है, अगर 2 को 1 से डिवाइड करूंगा ये कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल होके मुझे यही एक्सप्रेशन मिलेगा। अब T2 मालूम नहीं है, उसको ऐसे रहने दो, T1 1 है, छोड़ दो, स्क्वायर करना है। R2 कितना है इधर, r/2 अपॉन R1 कितना है, r r r कैंसल, r कैंसल, ये 1/2 बचा, उसका स्क्वायर नहीं क्यूब करना है। तो ये यहाँ पे आ रहा है T2/1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 है, 1/2 है, उसको क्यूब करना है। क्यूब करना मतलब क्या करना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आएगा 1/8। अब मुझे T2 चाहिए, मैं दोनों साइड्स में रूट लूंगा, तो ये बनेगा 1/√8 ईयर्स, ऐसे आंसर आएगा। लेकिन कल मैंने बोला ये क्या आपकी 9th 10th नहीं है, हमें ऐसे आंसर अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, √8 निकालना पड़ेगा। राहुल रूट भूल गया बेटा, अनिकेत वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट आंसर, यस करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, 1/2.7 संस्कार, एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। √8 कितना है, 2.7 2.8 हो सकता है, तो ये बनेगा T2 इज इक्वल्स टू 1/2.8। फिर भी हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, हमें और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको एकदम जो अच्छा लगता है उसके फॉर्म में लिख देता हूं। 100/28 कैसे लिखा, 1 को 100 कैसे लिख सकता हूं मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 मतलब 1.00 है, 100 लिखना मतलब डेसिमल को 2 डिजिट से राइट में लेके जाना, मतलब 10 की पावर -2 लिख देना। तो ये बनेगा 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2.8 को 28 मतलब एक डिजिट से शिफ्ट हुआ, मतलब 10 की पावर -1। अब 100/28 तो कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट, वो करना ही पड़ेगा। अगर वो भी करने को बहुत जीवर आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एकदम सिंपल, 28 को 30 बोलते हैं, 0 0 कैंसिल करते हैं, 3 10/3 मतलब 3.14 आते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 3.4 बनेगा इनटू ये 10 टू द पावर -1 ऊपर आके +1 +1 -2 मतलब -1, यानी कि सेकंड जो है वो बनेगा 0.34 टाइम्स ऑफ ईयर्स। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। मैंने अप्रोक्सीमेशन क्यों लिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 11th 12th में आपको कैल्सी का यूज करना अलाउड नहीं है। मैं विदाउट कैल्सी भी एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकता हूं, मेरे कैलकुलेशन मैथ्स बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम ही नहीं ना, 1 मिनट में सारी बातें कंप्लीट करनी है, इसलिए मैंने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन। अब ऑप्शन में क्या होगा, 0.35 0.50 2 ईयर्स 4 ईयर्स, तो मैं बोल सकता हूं कि पहला ऑप्शन 0.3534 के क्लोज है एंड दैट विल बी द आंसर, 0.34 ईयर्स। एक्सलेंट, वेरी गुड, 1/√8 का वही आंसर है मेरा, 0.34 आ गया था,
बट मैंने कम टाइम में आंसर कैलकुलेट कर लिया था, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे हम जो चाहिए थे वो अचीव कर चुके हैं। ठीक है, एक और सॉल्व करेंगे चैंपियंस लोग। चलो उसके बाद में थोड़ा और कैलकुलेशन के ऊपर आएंगे कि यह आधा हो गया डिस्टेंस, तो अब तब की बात दी है। अगर सपोज किसी को गुस्सा आ गया और वो सन से अर्थ को दूर लेके गया, क्या होगा? हम कार्टून देखते हैं ना, मोटू पतलू वगैरह है ना, कहीं भी जाते हैं, उड़ के आसमान में जाते हैं, कोई कुछ भी करता है। अगर हो गया रियलिटी, बोल नहीं सकते, साइंस कुछ भी कर सकता है। अगर ये डिस्टेंस डबल कर दिया इनिशियल के, तो T2 कितना होगा? अब थोड़ा सिंपल है, देखो सब लोग ध्यान से करेंगे। अब सारे चैंपियंस के आंसर करेक्ट चाहिए। आई एम गेटिंग सो मच आंसर्स हियर फ्रॉम नेहा, संस्कार, नेहा, प्रणव, वेरी गुड। राहुल, अनिकेत, पल्लवी, गणेश, गौरव, वेरी गुड। चलो ईशा आंसर चाहिए मुझे, निशा, ईशा। चलो चलो कमॉन फास्ट बेटा करो। पहली बात है, आपको इनिशिएटिव लेके करना पड़ेगा। सही आ रहा है गलत आ रहा है वो छोड़ दो, सही लेके आने का काम हमारा है, लेकिन आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, आप पहले ट्राई करो, गलती क्या होती है उसको ऑब्जर्व करो, गलती के ऊपर वर्क करके हम उसको करेक्ट करेंगे। देखते हैं कंडीशन क्या है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना, ये केपलर बोल के गया है इतनी स्वादी सिंपल भाषा में। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आता है? अभी जो आता था वही आएगा, T2 का अपॉन T1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 अपॉन R1 का क्यूब। पुट कर दो, फिर से T2 चाहिए, T1 1 है, छोड़ दो, इसका स्क्वायर करो। R2 तो डबल है R1 के, मतलब RR कैंसल, अब 2 का क्यूब होगा। T2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 आ गया, मतलब T2 इक्वल्स टू √8। √8 मतलब कितना? 2√2। अब √2 कितना है? √2 तो 1.41 है, नहीं भी मालूम था, कल मैंने बोला था √2 √4, सॉरी √1 1 है, √4 2 है, तो √2 इनके बिटवीन आ रहा है, मतलब इसके सेंटर का कोई भी नंबर चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1.5 ले लो। आंसर आपको करेक्ट ही मिलने वाला है। यहाँ पे लगेगा आपको कि नहीं सर आंसर तो बहुत चेंज हो रहा है, होने दो, लेकिन ऑप्शन है इतने क्लोज नहीं होते, ऑप्शन है ना थोड़े से डिफरेंस होता है। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन लेके कैलकुलेशन करेंगे तो भी हम करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल एकदम गोल्डन सेंटेंस वाला, मतलब गोल्डन सुवर्ण अक्षरात लिहिण्यासारखं गोल्डन स्टेटमेंट मैंने बोला था कि एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम दिमाग खुला रख के सुनो। एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम अगर किसी भी आंसर का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आप फाइंड करेंगे तो आपको कोई अवार्ड नहीं देगा। जैसे बोर्ड में डायग्राम अच्छी है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। दो ही केस है, करेक्ट है +4, रॉन्ग हो गया -1, विषय संपला। समझ में आ रहा है ना? इसलिए एग्जैक्टली करेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए ना, चारों में से एक 100% करेक्ट है। हमें अप्रोक्सीमेटली जाना है कि कौन सा मोर करेक्ट होगा, और वो करने के लिए हमें ये अप्रोक्सीमेशन की प्रैक्टिस करनी है, ये सीखनी है, ये एकदम इसेंशियल कंडीशन है फिजिक्स में। तो √2 बनेगा 1.4 या फिर 1.5। मुझे मालूम है 1.4, इसलिए मैं लिख रहा था। इनकेस आपको मालूम नहीं है तो 1.5 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे 2.8, 0.54, 3 इयर्स, है ना, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे। हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? 3 इयर्स। 3 किसके क्लोज है? सॉरी 3 इयर्स ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा? 2.8 होगा, 0.5 होगा, 5 साल होगा, या फिर 1/4 ईयर होगा। जो सबसे क्लोज होगा 3 इयर्स के 2.8, दैट विल बी योर आंसर। इस तरह से हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हमारी मतलब एकदम धड़कन बन जाने वाली है। ठीक है, इसके सिवा हम फिजिक्स में कुछ पढ़ेंगे नहीं। रोज कंसेप्ट के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। जैसे हमारी 25 से बैच शुरू हो जाएगी, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन ये कैलकुलेशन का हम लेने वाले हैं। और जब तक मतलब 15-20 दिन में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि देखते देखते कैलकुलेशन का आंसर नहीं आएगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हमें करना है। आप सब लोगों को मालूम है, उससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में दे रहा हूं, फिर मुझे साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जाना है। देखो बेटा, फ्रॉम 25 अप्रैल वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच फॉर 11th स्टैंडर्ड, जो 2023 में एग्जाम फेस करने वाले हैं। बेसिकली हमारा मोटो होगा टू टैकल JEE एंड नीट, उसके साथ में KVPY है या फिर NDA, BITSAT है, जितनी भी 11th 12th के एनसीईआरटी के ऊपर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसका प्रिपरेशन अपन 25 से डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने बोला था बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बाकी लोगों का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। आज मतलब दोपहर में मुझे 10-11 बजे कंफर्म हुआ, वो चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आपके ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐप हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, तो क्या हुआ है कि ऐप वालों ने
हमें उनका जो रिन्यू डेट है हमारी 25 अप्रैल, उससे पहले जो ऐड होंगे उनका ऐप हैंडलिंग चार्जेस से हमें व्यू दे दिया है, मतलब वो हमें माफ की गई है। इसलिए दोज हु आर गेटिंग रजिस्टर्ड बिफोर 25 अप्रैल, उनके लिए फी स्ट्रक्चर जो है वो 50,000 नहीं रहेगा। जो 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो 50,000 रुपीज इतना रहेगा, ठीक है। एंड 25 अप्रैल के बाद में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो उनके लिए फी स्ट्रक्चर जो है हमारा वो 55,000 रहेगा। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ऐप हैंडलिंग चार्जेस बिफोर, मतलब रिन्यू होने से पहले अगर हम ऐड कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें उनके फी में व्यूअर मिल रहा है। इसलिए ये बात आप पेरेंट्स से डिस्कस करो और बोलो एज अर्ली एज पॉसिबल 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन कर लो और यूर एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लो। समझ में आ रहा है? 25 के बाद तो करना ही पड़ेगा, 2-3 दिन डेमो होंगे उसके बाद करना ही है, लेकिन उससे क्या होगा, इतना पार्टी फीस में जो है वो चेंज होने वाला है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी इंक्वायरी आपकी है इस नंबर पे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सो दैट जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमारी जो एक्चुअल क्लास की प्रोग्रामिंग है, जो प्रोसेस है जिसमें हम डेली लेक्चर, उसके साथ डीपीपी, देन डेली डाउट सेशन, ये सारी जो चीजें हैं, देन प्रिंटेड नोट्स, देन नोट्स की सॉफ्ट कॉपी, ये आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था आज के लेक्चर का, है ना। जो कंटेंट हमने पढ़ा था केपलर का, कोपरनिकस का, वो तो इंपॉर्टेंट था ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान से दिमाग में रख लो, ठीक है। मोहित वही तो बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है बेटा, ठीक है। चलो और कुछ कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस हमें यहाँ पे करनी है। अगर किसी का डाउट है तो 1 मिनट के लिए मैं वेट करता हूं। चलो, एनीवन हैव डाउट? अगर डाउट है तो बोलो, या फिर डायरेक्टली क्या करो, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिलेटेड, फीस रिलेटेड। चलो डन। अब मैं आगे जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट अगेन बात एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो हमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, जो है रिलेटेड टू आपकी ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से 9th में 10th में 3 साल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। एज पर माय ऑब्जर्वेशन बहुत सारे लोगों को वो बोरिंग लगता है, क्या है वो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक किधर से आया, कैसे आया, है ना। लेकिन वो बोरिंग लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसे भी लगे, लेकिन वो हमारी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसका मतलब हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें उसको देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है थोड़ी सी सिंपल बना देते हैं हम वो आपके 10 जैसा रट्टा मार के कुछ करते नहीं है। हम थोड़ा सा क्या है, मतलब थोड़ा सा लेजीनेस है हम में, और लेजीनेस से क्या होता है, हम स्मार्ट मेथड डेव्हलप करते। आपको स्टोरी मालूम होगी की बेसिकली, है ना, कावड़ा असतो, उन्हाळ्याचे दिवस असतात, खूप भूक लागते, सॉरी तहान लगते, क्या करना है क्या करना है, पानी ढूंढता है, उसको मटका दिखता है, उसमें पानी होता है, लेकिन पानी तो बॉटम में है, फिर पिएंगे कैसे। फिर पुराने जमाने का हार्डवर्क करने वाला एकदम कष्टाळू जो क्या बोलते हैं उसको, कौवा होता है, वो जाता है एक एक स्टोन उसमें डालता है, एक एक स्टोन डालता है, जब पानी धीरे 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 ऊपर आता है फिर वो पीता है, तब तक मर जाएगा। समझ रहे हो ना आप? इतना हार्डवर्क नहीं करना है, वर्क वही करना है, हमारा टारगेट वही है। हमारे पास बस मेथड शॉर्टकट है। हम क्या सिखाते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, क्या करो, जाओ आजू बाजू में कोई जूस की दुकान है का, उसको फाइंड करो, वहां पे लोग जूस पी पी के इधर उधर कचरा फेंकती है, एक स्ट्रॉ उठाओ, लेके आओ, मटके में डालो, स्ट्रॉ से पानी पियो, आराम से फिर से उठने के लिए चले जाओ। समझ में आ रहा है ना? मतलब प्रोसेस तो वही है, बट थोड़ा सा वे डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब कुछ अलग नहीं करने वाले हम, है वही, लेकिन जो रटावाना कंटावाना पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं जाने वाले। क्योंकि क्या है, देखो कि 10th में आपको बस इतना ही था, 0, 30, 45, 60, 90, खत्म, है ना। इसको छोड़ के कुछ आता ही नहीं था। इधर ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक, इस तरह का टेबल था। अब ये टेबल कैसे बनाते हैं छोटे बच्चे भी जान चुके, 3 साल से वही पढ़ रहे, है ना। पहले क्या करना है, तो पहले 0 1 2 3 4 लिखना है ना, 0 1 2 3 4 लिखना है। बाद में क्या करना है, इसको थ्रू आउट 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये बनेगा 1/4, 2/4 यानी 1/2, ये बनेगा 3/4, ये बना 1। अभी क्या करना है, सबका रूट लेना है, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, 1/2 का रूट 1/√2, √3/4 मतलब √3/2, √1 मतलब 1। बन गई साइन की वैल्यू।
अब अगर कॉस की चाहिए तो क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, 1 यहाँ पे था 1 यहाँ पे लिखेंगे, ये √3/2 बनेगा, ये 1/√2 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, ये 0 बनेगा। फिर टैन चाहिए, टैन, टैन मतलब साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 2 कैंसिल होके √3, 1/0, एनीथिंग अपॉन 0, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। ये सेक कोसेक कॉट इनके ऊपर अपन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इनके ऊपर ही फोकस करके, क्योंकि इनका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, उनकी वैल्यू आ जाती है। इस तरह से टेबल बनाया भी था आपने, प्रिपेयर भी किया था, जो मेथड मैंने बोली है वो 10th में आप पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। चलो डेफिनेशन सबको मालूम है बेटा, लेकिन फिर से नेहा ने डिफाइन करके सारी वैल्यूज बोल दी है, वेरी गुड एक्सेलेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये ऐसे फॉर्मेट में नहीं आते, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे आ जाता है sin 25, हमें सॉल्व करना है तो ये आता है sin 50, हमें सॉल्व करना है तो ये आता है sin 76। अब क्या करें, कहा जाए, किसी को पूछे? इसके लिए हम कल के लेक्चर में थोड़ी और प्रैक्टिस लेंगे, जिसके बाद sin 90 छोड़ो, sin 9000 भी दिया, 900 भी दिया, 9 भी दिया, कोई भी वैल्यू दी तो आप ओरली उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आज नहीं, सब एक दिन में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो कल हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो बात मैंने एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिलेटेड बोली थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, एज अर्ली एज पॉसिबल उसके ऊपर वर्क करो बेटा, क्योंकि सिर्फ लेक्चर सुन के, वीडियो देख के यूट्यूब पे, जैसे मैं कॉमन बोलता हूँ कि यूपीएससी एमपीएससी वाले मेरे जितने भी मतलब स्टूडेंट्स से, फ्रेंड्स से, जितने भी लोग मैंने देखे जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो आईएएस आईपीएस नहीं बनते, ठीक है ना। उसके साथ बाकी भी वर्क करना पड़ता है, ये तो हमारी एक साइड है जो हम आपको प्रूव कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट आने के लिए जो वर्क है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर ऐप के थ्रू डीपीपी, टेस्ट शेड्यूल, बाकी सारी बातें जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। जिनकी अटेंडेंस बाकी थी बेटा, अटेंडेंस लगाओ, अटेंडेंस लगाओ। थैंक यू, गुड नाइट। पल्लवी, मैंने बोला ना ये मेथड सेम थी स्कूल में, ये नया नहीं पढ़ाया मैंने, मैं ये sin 25, sin 50, sin 76 ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ मैथ की है वैष्णवी, लेकिन हमें मैथ्स तो लगता ही है। यस मोहित, पूरा जो मटेरियल होगा वो हम प्रिंटेड सॉफ्ट के फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे। राहुल वेरी गुड, आपको इंटरेस्टिंग लगता है। देवेश गुड, गुड नाइट देवेश, गुड नाइट। जो अटेंडेंस बाकी थे अटेंडेंस दे दो। रोहित की आ गई अटेंडेंस। गुड नाइट निशा। नेहा, नेहा आपका डिसीजन एक्सट्रीमली, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत अच्छा डिसीजन है बेटा, लेकिन मैं आपको उस डिसीजन के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। आई नो, मुझे मालूम था आप यही डिसाइड फाइनल करने वाले हो, लेकिन मैं मेरे तरफ से फोर्स नहीं करने वाला था। क्योंकि क्या है बेटा देखो, हम एजुकेशन लेते हैं क्योंकि हमें स्टैंड होना है, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में अगर कोई फील्ड, कोई स्ट्रीम प्रोवाइड करती है तो वो साइंस है, ठीक है ना। तो आपका डिसीजन एकदम बेस्ट है बेटा। गुड नाइट मुस्कान, गुड नाइट अनिकेत। गुड नाइट अदिति। अदिति अटेंडेंस भूल गई शायद आप। गुड नाइट राहुल, गुड नाइट कीर्ति। Do registrations beta as early as possible so we can start the process. Good night, good night, good night. चलो।